नेक्स्ट ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल फोटोट्रॉपिन की बात करते हैं। फोटोट्रॉपिन क्या होता है? ब्लू लाइट परसीविंग मॉलिक्यूल होता है। साथ में ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके। तो फोटोट्रॉपिन की अगर हम लोग बात करें तो फोटोट्रॉपिन क्या होते हैं? इनको हम लोग शॉर्ट में फोट कहते हैं। ये सेकंड क्लास ऑफ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्या थे? क्रिप्टोक्रोम थे। तो क्रिप्टोक्रोम के बाद अब क्या आ गए? फोटोट्रॉपिन। तो इसलिए इनको सेकंड क्लास ऑफ फोटोट्रॉपिन कहा गया है। ये जो फोटोट्रॉपिन है, इनकी डिस्कवरी एक्चुअली में फोटोट्रॉपिज्म 1980s में देखा जा रहा था। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब प्लांट लाइट की प्रेजेंस में प्लांट मूवमेंट शो करते हैं, उस मूवमेंट को देखा कब गया था? 1980s में। तो उसी समय ये फोटोट्रॉपिन की डिस्कवरी हुई थी। फोटोट्रॉपिन सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिन कहाँ पाए जाते हैं? सभी प्लांट्स में, मीन्स की एल्गी, मोसेस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मतलब एल्गी टू एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। और ज़्यादातर फोटोट्रॉपिन कहाँ लोकलाइज होते हैं? लीव्स में लोकलाइज होते हैं, क्योंकि अभी बताएंगे कि इसका मेन रोल क्या है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट में। तो लीफ में लोकलाइज होते हैं, पाए जा सकते हैं और भी एरियाज में, लेकिन लीफ में जनरली फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। अरेबिडोप्सिस में दो तरह के फोटोट्रॉपिक जीन पाए जाते हैं, एक फोट1 और दूसरा फोट2। जो फोट1 होता है वो मोर सेंसिटिव टू लो ब्लू लाइट, ठीक है। तो अब आपको ये बात तो याद रखनी पड़ेगी कि जो फोट1 है वो लो ब्लू लाइट पर वर्क करते हैं, मीन्स की सेंसिटिव होते हैं, और जो फोट2 होते हैं वो हाई इंटेंसिटी ब्लू लाइट पर सेंसिटिव होते हैं, ठीक। तो मीन्स कि ये ऐसे फोटो रिसेप्टर्स मतलब हैं जो कि एक अगर लो लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही वहां पे फंक्शन करेंगे और दूसरे हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोट2 फंक्शन करेंगे, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, फोटोट्रॉपिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फोटोट्रॉपिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर में ये क्या है? ये एन टर्मिनल डोमेन है, ठीक है। ये सी टर्मिनल डोमेन है, ठीक है। ये दो डोमेन है, क्योंकि एन टर्मिनल डोमेन पर लाइट हार्नेसिंग कॉम्प्लेक्स या फिर जो लाइट को परसीव करते हैं दो लगे होते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के ग्रुप। एक ये, तो देखिए ये जो येलो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये लव1 डोमेन है। ये जो येलो दिख रहा है ये क्या है? लव1 डोमेन। और ये क्या है? ये लव2 डोमेन। इसमें जो ये आपको रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रिंग टाइप का, ये आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये एफएमएन है, ये एफएमएन है, ठीक है। ये क्या है? तो मीन्स कि लव1 लव2 डोमेन से एफएमएन जुड़ा होता है, ये एफएमएन जुड़ा होता है। ये एफएमएन क्या करता है? यही लाइट को परसीव करता है, यही लाइट को परसीव करता है एफएमएन, ठीक। तो अब इसके बाद तो इसके एन टर्मिनल जो कि फोटोसेंसरी डोमेन है वहां पे लव1 लव2 डोमेन होते हैं, उसके पास एफएमएन होता है जहां से लाइट परसीव की जाती है। और इसके बाद फिर अगर हम लोग, और इसके बाद फिर ये जो सी टर्मिनल डोमेन है, सी टर्मिनल के बीच में जो एन टर्मिनल का लव2 डोमेन है उससे सी टर्मिनल डोमेन को जोड़ने के लिए एक हेलिक्स पाया जाता है जिसका नाम है जे अल्फा हेलिक्स। अब प्रोटीन में आप ये सब पढ़ चुके होंगे, हेलिक्स और शीट्स ये सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जे अल्फा हेलिक्स होता है जिसके थ्रू ये बाइंड रहता है। और यहाँ पे क्या होता है? सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस होते हैं, सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस होते हैं कहाँ पे? सी टर्मिनल पे। तो इसको रेगुलेटरी डोमेन कहते हैं, आउटपुट डोमेन कहते हैं। तो जो फोटोट्रॉपिन का स्ट्रक्चर है, फोटोट्रॉपिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? एन टर्मिनल पे फोटोसेंसरी डोमेन उसको कहते हैं, उस पर दो डोमेन लव1 लव2 डोमेन होता है। लव1 का जो नाम होता है लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज, इसलिए इसका LOV नाम रखा गया, लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज। तो लव1 लव2 डोमेन पाए जाते हैं, इस पर एफएमएन अटैच होते हैं। और इस एन टर्मिनल को सी टर्मिनल से जोड़ने के लिए एन टर्मिनल का जो लव2 डोमेन है वो सी टर्मिनल के सीरीन थ्रियोनिन काइनेज से अटैच रहता है जे अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको एरोज दिख रहे हैं, ये जो एरोज दिख रहे हैं ये क्या है? ये हैं फॉस्फोराइलेटिंग साइट्स, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो सकता है लेकिन अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी ब्लू लाइट, अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात करें। तो ये फॉस्फोराइलेटिंग साइट्स हैं जो एरो आपके बने हुए। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। फोटोट्रॉपिन एक क्रोमोप्रोटीन है, सेंस ब्लू लाइट एब्जॉर्ब बाय एफएमएन। किस पर अटैच होता है? लव डोमेन पर अटैच होता है। मेडिएट ब्लू लाइट इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स। अब ये कैसे रिस्पॉन्सेस करता है हम लोग अभी आगे बात करेंगे। इसके स्ट्रक्चर जो हमने बताया वही लिखा है। एन टर्मिनल फोटोसेंसरी इनपुट रीजन
कपल्ड विद सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल से कपल्ड रहता है, ठीक है, आउटपुट डोमेन से। इसके बाद कंटेन क्लासिक सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस मोटिव्स होते हैं सी टर्मिनल पे। इसके बाद द एन टर्मिनल रीजन कंप्राइजेस टू सो कॉल्ड लव डोमेन, ईच ऑफ विच बाइंड विद द विटामिन बी डेराइव्ड कोफैक्टर। ये जो FMN है ये विटामिन बी डेराइव्ड कोफैक्टर होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN से बाइंड करता है एज अ ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग क्रोमोफोर। लव डोमेन exhibit protein sequence homology to motif found in diverse range of eukaryotic and prokaryotic proteins। ठीक है, ये मतलब डोमेन के बारे में बताया जा रहा है कि ये इस तरह का डोमेन बहुत सारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक डोमेन्स में ये लव डोमेन पाए जाते हैं। अगर लव डोमेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, 5 एंटी पैरेलल बीटा शीट से ये मिलके बना होता है, 2 अल्फा हेलाइसेस होते हैं, 5 एंटी पैरेलल बीटा शीट और 2 अल्फा हेलाइसेस होते हैं और ये टाइटली बाइंड होते हैं FMN से। तो यही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, लव डोमेन का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम लोग जो फोटोट्रोपिन होते हैं वो फोटोट्रोपिन 2 तरह के होते हैं, ठीक। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक फोटो-1 हमने बताया, फोटो-1 जीन होता है तो फोटो-1 फोटोट्रोपिन बनाएगा, फोटो-2 जीन है तो वो फोटो-2 बनाएगा। जो फोटो-1 होता है वो 124 किलो डाल्टन का होता है और जो फोटो-2 होता है वो 110 किलो डाल्टन का होता है। फोटो-1 आपको पता है लो लाइट इंटेंसिटी में काम करता है, फोटो-2 हाई लाइट इंटेंसिटी में सेंसिटिव होता है। और ये इनकी लाइट एब्जॉर्बिंग मीन्स की कैपेसिटी है 0.01 माइक्रोमोल फोटॉन्स पर सेकेंड रिसीव कर सकता है। ये क्या कर सकता है, 1 to 10 माइक्रोमोल पर स्क्वायर पर सेकेंड क्या कर सकता है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने आपको फ्लुएंस रेट बताया था फाइटोक्रोम में, तो उसी तरीके से ये इस फ्लुएंस रेंज को ये परसीव कर सकता है। अब इसके हम लोग मोड ऑफ एक्शन पे आते हैं, कि ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। अब देखिए एन टर्मिनल पे जो लव 1 और लव 2 डोमेन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे सीरीन और थ्रियोनिन काइनेस को एक तरीके से ये इनएक्टिव फॉर्म में है, सीरीन और थ्रियोनिन काइनेस। किसकी वजह से, जो ये जे अल्फा हेलिक्स है इसने कुछ इस तरह से बाइंडिंग की है कि जो लव 2 डोमेन है उसने सीरीन थ्रियोनिन काइनेस को एक तरीके से मीन्स इनएक्टिव करके रखा है, ठीक। अब जैसे ही ब्लू लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि जो ये जे अल्फा हेलिक्स है ये डिसऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोटो एक्साइटेशन ऑफ मेन लाइट सेंसर लव 2, जैसे ही लाइट पड़ी लव 2 क्या हुआ, एक्टिव हुआ, causes disordering of J alpha helix and activation of C terminal kinase domain, consequently lead to autophosphorylation of photoreceptor। कहने का मतलब ये है कि पहले तो इसने इसको ऐसे केस करके रखा है, मतलब कि जो ये लव 2 डोमेन है इसने सीरीन थ्रियोनिन काइनेस को एक तरीके से केजिंग करके रखा है, मींस की इनक्लोज करके रखा है, और सीरीन थ्रियोनिन काइनेस इनएक्टिव फॉर्म में कोई काम नहीं कर पा रहा है। और वजह क्या है, क्योंकि इसके बीच में एक अल्फा हेलिक्स पाया जाता है जो कि ये स्ट्रक्चर इस तरह का कॉज कर रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ब्लू लाइट पड़ रही तो लव 2 डोमेन जो है वो एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है मींस कि लव डोमेन जब दोनों पे ही लाइट पड़ेगी, FMN क्योंकि दोनों के पास है, जैसे ही एक्टिव होता है तो क्या होता है कि ये इसका डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। जब इसका डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाए, क्योंकि ये काइनेज है तो ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है, फिर मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन होने लगते हैं। जैसे मैं साइट्स बताए थे फॉस्फोराइलेशन के, तो वहां पे देखिए फॉस्फोराइलेशन हो गया और इस तरह से ये एक्टिव फॉर्म में आ गया और फिर सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही लाइट आई तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन एक इंपॉर्टेंट है, जैसे ही सीरीन थ्रियोनिन का ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो गया मतलब कि फोटोट्रोपिन एक्टिव हो गए। और ऑटो फॉस्फोराइलेशन कब होगा, जबकि ये ऐसे खुलेगा, और ये खुलता कब है, जब इस पर ब्लू लाइट पड़ती है, ठीक। अब इसके बाद वापस डार्क कंडीशन, तो ये तो लाइट कंडीशन हो गई। जब डार्क कंडीशन है तो क्या होता है कि कुछ फॉस्फेटेजेस पाए जाते हैं, प्रोटीन फॉस्फेटेजेस पाए जाते हैं। वो फॉस्फेटेजेस सीरीन थ्रियोनिन काइनेस के ऑटो फॉस्फोराइलेशन को रिमूव करा देते हैं। जब ये रिमूव हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, इस फॉर्म में चला जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलता है और फोटोट्रोपिन वर्क करते हैं, ठीक। अब हम लोग इसको इस चार्ट में देख लेते हैं। इन डार्क FMN नॉन कोवेलेंटली बाउंड, जब डार्क कंडीशन होती है तो उस समय FMN नॉन कोवेलेंटली बाउंड होते हैं, मतलब कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में, और बाउंड टू लव डोमेन से नॉन कोवेलेंटली बाउंड होते हैं।
LoVe2 डोमेन इनक्लोजेस इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ काइनेस। LoVe2 डोमेन क्या करता है, इस तरह से कुछ इनक्लोज होता है जे अल्फा की वजह से, अल्फा हेलिक्स की वजह से, कि वो काइनेस की एक्टिविटी को इनहिबिट करके रखता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। जैसे ही ब्लू लाइट पड़ी, FMN कोवेलेंटली बाउंड हो जाते हैं LoVe1 LoVe2 डोमेन से, और कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। उस कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो अल्फा जे हेलिक्स है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, और जब वो डिसऑर्गेनाइज होता है तो काइनेज का एक्टिवेशन हो जाता है ऑटोफॉस्फोरिलेशन के थ्रू। और जब काइनेज एक्टिव होगा तो फिर वो मीन्स की ऑटोफॉस्फोरिलेशन काइनेज का हुआ, और फिर वो मल्टीपल साइट्स पे में सीरीन रेजिड्यू पाए जाते हैं, मल्टीपल साइट पे उन सीरीन रेजिड्यू पे फॉस्फोरिलेशन होता है और फोटोट्रोपिन एक्टिव हो जाता है और सिग्नलिंग होने लगती है। तो इस तरीके से सिग्नलिंग फंक्शन करता है, मतलब कि फोटोट्रोपिन फंक्शन करता है। ठीक, तो एक बार हम फिर से आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, फोटोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। फोटोट्रोपिन में LoVe1 LoVe2 डोमेन है, यहाँ पे FMN है। FMN पहले नॉन कोवेलेंटली अटैच रहता है जब लाइट नहीं पड़ती, जैसे ही कोवेलेंटली लाइट पड़ती कोवेलेंटली अटैच होते हैं, और इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस की वजह से जो जे अल्फा हेलिक्स है ये रिलीज डिसऑर्गेनाइज होता है, और ये सीरीन थ्रेओनिन काइनेज क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जब ये फ्री होता है तो ये अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेट करता है। जैसे ही ऑटोफॉस्फोराइलेट करता है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और मल्टीपल सीरीन रेजिड्यू साइट्स पर फॉस्फोरिलेशन होने लगता है, और ये एक्टिव फॉर्म में आता है और सिग्नलिंग करने लगता है। अब डार्क कंडीशन में क्या होगा, वापस ये क्या हो जाता है, डीफॉस्फोराइलेट हो जाता है, मींस की फॉस्फेटेजेस के थ्रू फॉस्फेट को क्लीव करा दिया जाता है, फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, और इस तरह से फोटोट्रोपिन एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। अब हम लोग इसके फंक्शन देखते हैं। तो फोटोट्रोपिन, क्योंकि देखिए फोटोट्रोपिन का वैसे तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको पता है कि हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर प्लांट पे पड़े, तो हमने आपको जब हम फोटो इनिबिशन पिछली क्लास में बता रहे थे, तो फोटो इनिबिशन में हमने बताया था, और हम फोटोसिंथेसिस में उसको और डिटेल में बताएंगे। फोटो इनिबिशन के केस में क्या होता है कि अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हाई इंटेंसिटी की लाइट की वजह से फोटो इनिबिशन मीन्स कि उस जिस लाइट से फोटोसिंथेसिस हो रही थी वही लाइट अगर हाई इंटेंसिटी में पड़े तो फोटो इनिबिशन हो जाता है, मीन्स कि प्लांट फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इसकी फोटोसिंथेसिस करने वाली मशीनरी वो हाई इंटेंसिटी की लाइट में खराब हो जाती है। तो जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो प्लांट के पास बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि वो अपने आप को हाई इंटेंसिटी की लाइट, या फिर कहीं लो लाइट पड़े, मान लीजिए कहीं जितनी फोटोसिंथेसिस करनी है उतनी लाइट मिल ही नहीं रही है, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो या तो लो लाइट मिल रही है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर बहुत हाई लाइट मिल रही तो भी प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर इन्वायरमेंट में सपोज कि कोई आपका जैसे कभी कभी मौसम ऐसा होता है कि जैसे जून का ही टाइम है लेकिन बरसात होने वाली है, तो उस समय देखते हैं ना मौसम कैसा हो जाता है, तो लो इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, लेकिन प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ना, तो प्लांट के पास जैसे हाई इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी की लाइट की वजह से वो अपने क्लोरोप्लास्ट को एडजस्ट कर लेते हैं उस अकॉर्डिंग कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को परसीव कर पाए, और अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट है तो कम से कम परसीव कर पाए, अगर लो इंटेंसिटी की लाइट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को परसीव कर पाए, और अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट है तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी परसीव कर पाए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ये फोटोट्रोपिन इन्वॉल्व होते हैं। फोटोट्रोपिन क्या कराते हैं, क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट कराते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही तो ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लाइट को परसीव करके फोटोसिंथेसिस कराता है, तो उसी का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या होता है कि जब लो लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही है तो उस समय क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, लाइट के परपेंडिकुलर पड़ते हैं। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रही है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये लाइट पड़ रही, तो ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। तो इस सेल में देखिए क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा है, क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट ऐसा है कि लाइट ऐसे पड़ रही तो लाइट के परपेंडिकुलर क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है। और अगर ये तो इसका इंटरनल व्यू है, और अगर हम इसका सरफेस व्यू देखें तो मींस की लीफ के पूरे सरफेस पे इस तरह से क्लोरोप्लास्ट, मतलब हमें सेल में ऐसे क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे कि पूरे एबव सरफेस पे, क्योंकि लाइट को ज्यादा से ज्यादा परसीव करना है। लो इंटेंसिटी की लाइट मिल रही है, लाइट कम मिल रही है, और फोटोसिंथेसिस उसको सपोज उसकी कोई रेट है पर्टिकुलर, उस रेट तक उसे फोटोसिंथेसिस करना है, लाइट कम मिल रही तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में सारे क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, ऐसे सरफेस पर मूव कर जाएंगे जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को परसीव कर पाए। तो वो लाइट के परपेंडिकुलर, जैसे ये
क्लोरोप्लास्ट है और ये लाइट पड़ रही तो उसके परपेंडिकुलर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट को परसीव कर पाए, रिसीव कर पाए। तो ऐसे केसेस में जब लो लाइट की इंटेंसिटी होती है तो उसको कहा जाता है एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं लाइट की सरफेस की तरफ, जिससे कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाइट को परसीव कर पाए। तो इसको कहा जाता है एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। और इस एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, फोटोट्रॉपिन की वजह से हुआ। फोटोट्रॉपिन की वजह से क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट हुआ है। तो इसके केस में जो फोटोट्रॉपिन इन्वॉल्व होते हैं वो फोटो 1 फोटो 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स में फोटो 1 फोटो 2 दोनों काम करते हैं क्लोरोप्लास्ट को एक्यूमुलेट करने के लिए। अब सपोज हाई इंटेंसिटी की लाइट है, जितनी फोटोसिंथेसिस करनी उससे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है, तो ऐसे केस में फोटो इनिबिशन भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्लोरोप्लास्ट कम लाइट को परसीव करें तो वो क्या होते हैं, साइड वॉल में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। मींस की लाइट से जो लाइट पड़ रही है उसके पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, लाइट के पैरेलल में, तो कम लाइट मिलेगी, ऐसे तो कम लाइट मिलेगी, और अगर ऐसे होगा तो ज्यादा लाइट मिलेगी। तो इस केस में ऐसे क्लोरोप्लास्ट हो गए थे तो ज्यादा लाइट मिल रही थी, ऐसे केस में ये पैरेलली, लाइट के पैरेलली अरेंज हो गए तो कम लाइट को रिसीव करेंगे। तो अगर हाई इंटेंसिटी है इन्वायरमेंट में लाइट की तो भी ये क्लोरोप्लास्ट क्या करें, कम लाइट को परसीव करें। तो इसको कहा जाता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, इसको कहा जाता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है, फोटो की वजह से होता है। अब आप ये यहां पे लगाइए, हमने बताया था कि फोटो 1 कम सेंसिटिव होता है, फोटो 1 लो लाइट की इंटेंसिटी में भी सेंसिटिव होता है, लेकिन फोटो 2 होता है हाई लाइट की, हाई लाइट इंटेंसिटी में सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए जब लो लाइट पड़ रही है तो फोटो 1 मींस की कम पड़ रहा है तो कम भी मिल जाए, ज्यादा भी मिल जाए, दोनों काम करेंगे एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स में। लेकिन जब हाई लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही तो उस समय फोटो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब कि फोटो मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि ये हाई लाइट को सेंस करके क्लोरोप्लास्ट को इस तरह से साइड में मूवमेंट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहा जाता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाई लाइट अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, अगर हाई लाइट पड़ती है तो कौन सा रिस्पॉन्स होता है, अवॉइडेंस रिस्पॉन्स होता है क्लोरोप्लास्ट का। इन मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन लो लाइट कंडीशन, जब लो लाइट कंडीशन है, द क्लोरोप्लास्ट गैदर परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट, तो जो मींस कि ये क्लोरोप्लास्ट है तो लाइट ऐसे परपेंडिकुलर पड़ेगी, इंसिडेंट लाइट अलोंग द अपर एंड लोअर, अलोंग द अपर एंड लोअर, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से अपर और लोअर सरफेस, ये दोनों सरफेस पर इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट हुआ। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है अपर एंड लोअर, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है पेरिक्लाइनल वॉल। ठीक है, पेरिक्लाइनल बोला जाता है वॉल, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज लाइट इंटरसेप्शन, जिससे क्या होता है मैक्सिमम लाइट मिल सके, क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी पड़ रही। लो लाइट में क्या हो रहा है कि फिर लो लाइट में ज्यादा से ज्यादा लाइट को परसीव कर सके, इसलिए ये पेरिक्लाइनल फॉर्म में रहते हैं। अब जब हाई लाइट कंडीशन होती है, जब ज्यादा लाइट पड़ रही है तो क्लोरोप्लास्ट गैदर अलोंग द साइड में उसको एंटीक्लाइनल बोलते हैं। तो ये वर्ड, मतलब आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए कि जब क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हो, ये सेल है और सेल में ऐसे ऐसे अरेंज हो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पेरिक्लाइनल। जब क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऐसे अरेंज हो तो इसको कहा जाता है एंटीक्लाइनल। इन हाई लाइट कंडीशन द क्लोरोप्लास्ट गैदर अलोंग द साइड एंटीक्लाइनल वॉल और पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट ऐसे पड़ रही है, पैरेलल है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव लाइट। तो इसको कहा जाता है, ये हो जाएगा हमारा अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, और ये इसको कहेंगे हम लोग एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। द क्लोरोप्लास्ट एक्यूमुलेट एट इल्यूमिनेटेड सेल एरिया अंडर वीक लाइट, फोटो 1 फोटो 2 काम करेंगे जब वीक लाइट पड़ेगी, और अगर अवॉइड करना है तो उस समय फोटो 2 काम करेंगे, जैसा हमने ऑलरेडी बताया। अब जब ये क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट हो रहा है, जो ये क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए इसमें एफ एक्टिन फिलामेंट काम करता है। कौन काम करता है, एफ एक्टिन फिलामेंट। अब एफ एक्टिन फिलामेंट में क्या होता है कि एफ एक्टिन फिलामेंट में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है CHUP1, है ना, इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग प्रोटीन,
ठीक, मतलब कि जो एफ एक्टिन फिलामेंट होता है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग, ये एक क्लोरोप्लास्ट एफ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो एफ एक्टिन फिलामेंट इस प्रोटीन से बाइंड करके फोटोट्रोपिन के थ्रू ये रेगुलेट होता है और क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट को मूव कराता है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट काम कर रहा है। एक्टिन फिलामेंट क्या करता है, इस CHUP1 प्रोटीन से बाइंड करके मूव कराने में हेल्प कराता है। ठीक, तो ये हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट्स। ये समझ में आया, ये इतना समझ में आया? हाँ, हाई लाइट इंटेंसिटी पे लालिमा क्या होगा, फोटो काम करेगा, क्योंकि फोटो हाई लाइट इंटेंसिटी पे काम करता है, लेकिन फोटो1 लो लाइट पे करता है। तो जब लो लाइट पड़ रही, जब मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी कम पड़ रही, तो दोनों फोट काम करेंगे ना, फोटो1 फोटो, जिससे से ज्यादा लाइट को एक्यूमुलेट कर पाए और उस तरह से वो गैदरिंग करेंगे। लेकिन जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही तो फोटो1 तो काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो लो लाइट इंटेंसिटी को सेंसिटिव होता है। तो इसलिए उस केस में क्या होता है, फोटो काम करता है। ये फोटो रिसेप्टर्स है ना, लाइट को परसीव करने वाले रिसेप्टर्स है, रिसीव करेंगे और उसके थ्रू कुछ सिग्नलिंग होगी। तो वही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया? अब इसके बाद, अब दूसरा हमने बताया था कि जब हम आपको कल इसके लास्ट लेक्चर में हम जब आपको बता रहे थे कि ब्लू लाइट की वजह से स्टोमेटा ओपनिंग, तो हमने वहां पे आपको ये फोटो1 फोटो भी बताया था। ठीक, तो ब्लू लाइट की वजह से स्टोमेटा एक तो जियाजेंथिन की वजह से ओपन होते हैं, दूसरा हमने बताया था कि फोटो1 फोटो भी इन्वॉल्व होते हैं इसको फॉस्फोराइलेशन करने में। तो फोटो1 फोटो क्या करें, फोटो1 फोटो जब एक्टिव हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करते हैं। जब ये एक्टिव होता है तो ये जो H+ और एटीपेस पंप होता है ना, ये पंप होता है, ये एक्टिव होता है, क्योंकि ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज इस पे फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। फॉस्फोराइलेट होकर ये एक्टिव हुआ, जब ये एक्टिव हुआ तो H+ आयन बाहर आए, जब H+ आयन बाहर आते हैं तो ये पंप किसको, पोटेशियम पंप को खोल देते हैं, प्रोटॉन अंदर जाते हैं, नहीं पोटेशियम अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोराइड अंदर जाते हैं। कहाँ अंदर जा रहे हैं, कहाँ अंदर जा रहे हैं, गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स में। ठीक है, गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है। जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है तो बाहर से पानी, कहाँ बाहर, सब्सिट्यूटरी सेल से, सब्सिट्यूटरी सेल से पानी कहाँ जाता है, गार्ड सेल्स में, और गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो स्टोमेटा ओपनिंग के लिए ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेस में दो चीजें हुई, एक तो जियाजेंथिन के थ्रू स्टोमेटा ओपन हो रहा है, दूसरे फोटो1 फोटो भी स्टोमेटा की ओपनिंग में इन्वॉल्व है। ये क्या करते हैं, सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करते हैं, ये एक्टिव करके इस पंप को फॉस्फोराइलेट करता है, पंप एक्टिव होता है, यहाँ पे H+ आयन बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोटेशियम पंप खुलता है, खुलने की वजह से सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं, जिससे काउंटर बैलेंस क्लोराइड आयन करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल गार्ड सेल्स का बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर अंदर जाता है सब्सिडियरी सेल से, और जब वाटर अंदर जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, मीन्स ओपन हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से फोटो1 फोटो बोथ प्रमोट स्टोमेटा ओपनिंग। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में, क्योंकि फोटो1 फोटो भी तो ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है, वो भी एक्टिव कब होंगे, जब ब्लू लाइट पड़ेगा, तो इसलिए ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में फोटो1 फोटो भी स्टोमेटा ओपनिंग करवाते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है कि जो फोटो1 फोटो है, दोनों मेडिएट करते हैं क्या, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब कि डायरेक्शनल रिस्पॉन्स दैट अलाउ प्लांट टू ग्रो टूवर्ड्स और इन केस अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। मतलब कि फोटोट्रोपिज्म का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्लांट, या तो वो कोई प्लांट है जिसकी टेंडेंसी है कि वो लाइट की प्रेजेंस में लाइट के टूवर्ड्स ग्रो करे, या लाइट की ही वजह से वो लाइट से अवे ग्रो करे, तो उस प्रोसेस को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक, लाइट की वजह से ही ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वजह लाइट है, तो इसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। तो क्योंकि जो फोटोट्रोपिन की डिस्कवरी यहीं से शुरू हुई थी, फोटोट्रोपिक मूवमेंट से ही, तो फोटोट्रोपिज्म जो मूवमेंट प्लांट में होता है उसको हम लोग, और जो प्लांट से उसको हम लोग फोटोट्रोपिन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से, फोटो1 फोटो, और जो प्लांट से मतलब कि लाइट की तरफ मूवमेंट शो करते हैं उनको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, जो लाइट से अवे करते हैं उनको क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक, तो लाइट की, सपोज कि कोई ये प्लांट है, अब ये प्लांट पे लाइट पड़ रही जिसकी वजह से इसमें ये मूवमेंट शो हो रहा है। अब अगर तो ये
लाइट की तरफ मूवमेंट हो या लाइट से अवे हो, लेकिन रीजन कौन है? लाइट है। अगर लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर लाइट से अवे मूवमेंट हो रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? कर्वेचर ऑफ प्लांट, या आप क्या कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ब्लू लाइट, है ना, क्योंकि फोटोट्रॉपिक फोटो 1 फोटो 2 इन्वॉल्व, और फोटो 1 फोटो 2 क्या है? ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स हैं। तो बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ब्लू लाइट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यही दिखाया गया है कि लाइट पड़ रही है, फिर ये इस तरह से मूवमेंट शो कर रहे हैं। अब इसमें एक ऑक्सीजन का भी रोल है। ठीक, तो जब हम लोग ऑक्सीजन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसका बताएंगे कि किस तरह से डार्क और लाइट में क्या क्या रोल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रोल सेल इलांगेशन का काम करता है। जब किसी चीज को मूवमेंट करना है, जैसे सपोज कि कोई सीधी चीज है, हाँ, और इसको ऐसे करना है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स की डेवलपमेंट तो होगी, तभी तो बेंडिंग होगी। जैसे सपोज एक 2 रो में आप लोग चल रहे हैं, 2 रो में जैसे सपोज आप लोग चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से कोई मोड़ आ गया, तो जब मोड़ आएगा तो मोड़ के टाइम में ज्यादा पर्सन कहां पे इन्वॉल्व होंगे? जो इधर वाली रो होगी, ठीक है। यहां वाली, जैसे जो ये सपोज कि ये बेंडिंग दिख रही है, तो इस तरफ कम पर्सन इन्वॉल्व होंगे बेंडिंग में, इस तरफ ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे। ठीक वैसे ही जब प्लांट का मूवमेंट हो रहा है, कर्वेचर शो कर रहा है, तो इस तरफ सेल ज्यादा इलोंगेट होगी, तो उसमें ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो हम लोग ऑक्सीजन में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि फोटो 1 फोटो 2 फोटोट्रॉपिज्म को भी में रिस्पॉन्स करता है। अब इसके हम लोग कुछ म्यूटेशन केस देखते हैं। म्यूटेंट फोटो 1, अगर फोटो 1 का म्यूटेशन कर दिया जाए, अगर फोटो 1 का म्यूटेशन कर दिया जाए, फोटो 1 शोड इम्पेयर्ड फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज अंडर लो लाइट, बट अंडर हाई लाइट ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज शोज नॉर्मल। क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म के लिए दोनों फोटो 1 और फोटो 2 दोनों ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फोटो 1 फोटो 2 दोनों ही इन्वॉल्व है। अगर हमने फोटो 1 का म्यूटेंट कर दिया तो लो लाइट, क्योंकि फोटो 1 लो लाइट में काम करता है, तो लो लाइट में तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन हाई लाइट में फोटो 2 तो है, हाई लाइट में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। फोटो सिंगल म्यूटेंट रिटेन ऑल वाइल्ड टाइप रिस्पॉन्सेज अंडर ऑल फ्लुएंस रेट टेस्टेड। फोटो म्यूटेंट लैक फोटोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स टू हायर लाइट इंटेंसिटी। मतलब कि अगर फोटो का हम सिंगल म्यूटेशन कर दें, तो क्योंकि फोटो 1 तो है लो लाइट इंटेंसिटी में भी काम कर पाएगा, और ये मतलब ये सेंस लो लाइट से लेके हाई लाइट तक कर सकता है, तो मीन्स कि ये क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से मिस रिस्पॉन्सेज होंगे, क्योंकि फोटो 1 है। तो अगर फोटो 2 का म्यूटेशन, अगर फोटो 1 का म्यूटेशन करेंगे तो लो लाइट में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फोटो 2 का म्यूटेशन कर देंगे और फोटो 1 है तो हमें रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज। डबल म्यूटेंट फोटो 1 फोटो 2 लैक फोटोट्रॉपिक, अगर हम दोनों को म्यूटेट कर देंगे तो हमें किसी भी फ्लुएंस रेट पर, ना तो लो लाइट पर ना तो हाई फ्लुएंस रेट पर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये समझ में आ रहा है कि फोटो 1 फोटो 2 फंक्शन रिडंडेंटली, मतलब कि एक तरीके से एक्सेसिवली एज हाई लाइट रिसेप्टर, वाइल फोटो 1 एक्ट एज लो लाइट फोटो रिसेप्टर। मीन्स कि अगर फोटो 1 फोटो 2 दोनों हैं, तो क्योंकि फोटो 1 लो लाइट को भी परसीव कर सकता है, फोटो 2 हाई लाइट को परसीव कर सकता है, तो एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि हाई लाइट में दोनों ही, ये दोनों हैं तो काम होता रहेगा। लेकिन अगर लो लाइट कहीं पे, तो वहां फिर काम नहीं चलेगा, वहां पे फोटो 1 का होना बहुत जरूरी है। फोटो 1 के बिना लो लाइट इंटेंसिटी का काम नहीं हो सकता है। तो ये म्यूटेशन केसेस थे। फिर कुछ और, डबल म्यूटेंट फोटो 1 फोटो 2, अगर फोटो 1 फोटो 2 का डबल म्यूटेशन कर दिया, दोनों को म्यूटेट कर दिया जाए, फेल टू एग्जिबिट ब्लू लाइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वेयर सिंगल म्यूटेंट फोटो 1 और फोटो 2 ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज स्लाइटली अफेक्ट इन केस ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग। अगर जैसे हमने स्टोमेटा ओपनिंग में क्या बताया, स्टोमेटा ओपनिंग में हमने बताया कि फोटो 1 और फोटो 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम फोटो 1 फोटो 2 दोनों को म्यूटेट कर देंगे तो ब्लू लाइट मेडिएटेड स्टोमेटा ओपनिंग, अगर फोटो 1 की वजह से, फोटो 1 फोटो 2 की वजह से हो रही तो स्टोमेटा ओपनिंग नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को हम म्यूटेट कर दें, किसी एक को करेंगे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन होगा, क्योंकि कोई एक तो प्रेजेंट है। फिर डबल म्यूटेंट ऑफ फोटो 1 फोटो 2 लीड टू एक्सिबिट अवॉइडेंस रिस्पॉन्स इन हाई इंटेंसिटी। अगर हम लोग फोटो 1 फोटो 2 दोनों को क्या कर दें, म्यूटेट कर दें, हमने इसका डबल म्यूटेशन कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिबिट अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवॉइडेंस रिस्पॉन्स में क्या हो रहा था कि जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही थी तो जो फोटो था वो मीन्स की इस तरह से
क्लोरोप्लास्ट को मूव करा दे रहा था। अब ये अगर डबल म्यूटेशन है तो फिर ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अवॉइडेंस रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी की लाइट में नहीं हो पाएगा। द क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन in a photosynthesizing cell is governed by blue light sensing phototropin 2. When cells are irradiated with high intensity blue light of the chloroplast, तो क्लोरोप्लास्ट किधर मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, मूव टू द साइड ऑफ वॉल, है ना। जैसे हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा ना कि अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही तो लाइट जहां पड़ती है उसके पैरेलल ये क्लोरोप्लास्ट ऐसे मूव कर जाते हैं। तो मूव कहाँ हो जाएंगे, साइड, मूव टू द साइड वॉल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ प्लांट इंड्यूस्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। डायरेक्शनल मूवमेंट होता है पर्टिकुलर फोटोट्रोपिज्म जिसको हम लोग कहते हैं। सम स्टेटमेंट ऑन फोटोट्रोपिज्म आर गिवन। फोटोट्रोपिक के रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट दिए, वो आपको बताने इसमें क्या सही है क्या गलत है। फोटोट्रोपिज्म इज अ फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स, इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स फोटोमॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स शो कर रहा है। फोटो-1 फोटो जीन मेडिएट फोटोट्रोपिज्म, ये भी सही है, ठीक है, ये मेडिएट करता है। इसके बाद क्राई-1 क्राई-2 जीन ऑल्दो हेल्प टू परसीव ब्लू लाइट आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, ये भी सही है। क्राई-1 क्राई-2 का तो हमने फोटोट्रोपिज्म में कोई रोल नहीं देखा, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ब्लू लाइट को परसीव करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। परसेप्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय फाइटोक्रोम ए फोटोरिसेप्टर इनिशिएट फोटोट्रोपिज्म, तो जो फाइटोक्रोम ए है वो ब्लू लाइट को परसीव कर सकता है लेकिन फोटोट्रोपिज्म को इनिशिएट नहीं करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लाइट इज क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Following are certain statement related photoreceptor in model plant Arabidopsis thaliana. Among the, अब चलिए इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए Arabidopsis thaliana में फोटोरिसेप्टर के रिगार्डिंग। अब उसी से रिगार्डिंग जो दिए हैं उसी में हमें आपको बताना है सही सही चीजें। Among the 5 phytochrome gene representing gene family 5B play a predominant role in red light perception. ट्रू है, ठीक है, ठीक, क्योंकि जो फाइटोक्रोम बी है वो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। इसके बाद क्रिप्टोक्रोम आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग टाइम एंड हाइपोकोटाइल लेंथ, तो ये भी सही है। फ्लावरिंग के लिए हमने बताया क्रिप्टोक्रोम इन्वॉल्व है क्राई-2 और हाइपोकोटाइल लेंथ को भी रेगुलेट करता है, शॉर्ट हाइपोकोटाइल करने में भी हेल्प करता है। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन लिखा है तो रेगुलेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, रेगुलेट का मतलब रेगुलेशन करने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग लिखा है और हाइपोकोटाइल, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ये भी सही है और ये तो सही था ही। Phytochrome A photoreceptor is predominantly involved in far red light perception, तो far red light को ही परसीव करता है, ये भी हमारा ट्रू हो गया। द लव डोमेन ऑफ फाइटोक्रोम सी, अब लव डोमेन कहाँ पाया जाता है, लव डोमेन फाइटोक्रोम सी में तो पाया नहीं जाता है, लव डोमेन किस में पाया जाता है, फोटोट्रोपिन में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए बी एंड सी। Light is dominant environment signal that control stomatal movement in leaf of well-watered, grown in natural environment. Which one of the following wavelength of light is responsible for such regulation? Blue light हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं सोचना है, ब्लू लाइट हो जाएगा। इसके बाद